दोस्तों नमस्कार। डोल रही है बिहार की सत्ता और धड़कनें बढ़ी हुई हैं दिल्ली की। यह कोई आसान बात नहीं है कि दिल्ली की धड़कनें यूं ही बढ़ गई। यूं ही नीतीश कुमार निकलकर बीजेपी के साथ होने चल पड़े। यूं ही इस दौर में खटपट शुरू हो गई और यूं ही इस दौर में बीजेपी ने एक के बाद एक अपने नेताओं को और गठबंधन के साथियों को बुलाकर पूछना शुरू कर दिया कि हमारी स्थिति 2024 में क्या होगी। यह सब कुछ यूं ही नहीं है। इसके कई अलग अलग चेहरे हैं और उन चेहरों के आश्रय एक बड़ा चक्रव्यूह इस दौर में बनाया जा चुका है। तो राजनीति को समझने के लिए आज इस चक्रव्यूह के भीतर घुसने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, लालू यादव के घर पर कौन सी बैठक चल रही है, दिल्ली में अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, बंसल हो, या फिर बिहार बीजेपी के नेताओं का पूरा जमघट हो, किसे क्या किस रूप में क्यों बोलना है और उस बोलने के पीछे राजनीतिक सत्ता क्या मायने रखती है, यह अलग अलग हिस्सेदारी है। और इन सब के बीच कांग्रेस टूट जाएगी, इस बात का जिक्र बीजेपी के भीतर से क्यों निकल रहा है। और आखिरी सिचुएशन है इन सब के साथ विधायकों की जो जोड़तोड़ जब शुरू होगी तो कोई कहीं भागे नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लीजिए, एसपी और डीएम को बदल डालिए। इन 5 हिस्सों की चक्रव्यूह के भीतर अब आप प्रवेश कर सकते हैं। राजनीतिक तौर पर यह बड़ा रोचक है कि बीजेपी अपनी जमीन को पुख्ता बताती चली गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 400 पार का नारा वो लगा रही है, लगातार लगा रही है। कोई भी यह पूछ सकता है इस चक्रव्यूह के भीतर घुसकर, अगर 400 पार हैं तो फिर नीतीश की जरूरत क्यों है। खास तौर से तब जब बीजेपी के ए से लेकर जेड तक के नेता जो पटना से लेकर दिल्ली तक में बैठे हैं, वह नीतीश के खिलाफ 2020 में पाला बदलने के बाद जिन जिन बयानों को कहते रहे और उसमें खुद बीजेपी जिन्हें चाणक्य मानती है और जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जब उस किवाड़ को बंद कर दिया और जोर से बंद करके ताला लगा दिया, अब उसे खोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो चक्रव्यूह का पहला हिस्सा यही है कि दरअसल बीजेपी इस बार जो नारा लगा रही है 400 पार, यह सिर्फ हवा हवाई की बातें हैं। मंदिर बनने के बाद वोट साथ में जुड़ता चला जाएगा और बीजेपी का विस्तार ऐसा होगा जो 2019 के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। तो नई परिस्थिति यह है कि दोनों जगह स्थितियां इतनी नाजुक है कि 272 के आंकड़े के लिए भी इस बार वही सिचुएशन चाहिए जो 2019 में बीजेपी को जीत के साथ मिली थी बिहार में। तो उसी सिचुएशन में लाने के लिए वह हर सौदे को तैयार है। पहला मैसेज, अगर लालू और नीतीश साथ रहते हैं, कांग्रेस साथ में खड़ी रहती है, राहुल की न्याय यात्रा असर दिखाती है, तो ऐसे में बीजेपी का सुपड़ा साफ और 2004 और 2009 में जो स्थिति बिहार के भीतर बीजेपी की थी, उसी स्थिति पर वो आकर खड़ी हो जाएगी और यह झटका बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में बीजेपी कम से कम लोकसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल नहीं है। यह पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी नीतीश कुमार के साथ जुड़ती है, जहां पर नीतीश कुमार इस हकीकत को जान चुके हैं कि जब लोकसभा का जिक्र होगा, सांसदों का जिक्र होगा, तो इस समय तो उनके पास 16 सांसद हैं, लेकिन अगर वो आरजेडी के साथ खड़ी है तो लाभ आरजेडी को मिलेगा। राजनीतिक तौर पर नीतीश इधर उधर जो करते चले आए और इंडिया के संयोजक भी नहीं बन पाए, तो अब उनके हथेली और आस्तीन में कुछ भी नहीं बचा है। तो एक सियासत बीजेपी के साथ खड़े होकर और बीजेपी को यह आईना दिखाकर कि आपकी जमीन उतनी मजबूत नहीं जो आप बताते हैं, तो आप हमारी शर्तों पर आकर खड़े हो जाइए, कम से कम हमारे सांसदों की मौजूदगी भी रहेगी और सीएम भी हम बने रहेंगे। इस दूसरे दांव को नीतीश कुमार ने इस चक्रव्यूह के भीतर खेला। तीसरा दांव दोबारा बीजेपी के पक्ष में जाता है, जहां वो कहती है नीतीश बाबू ऐसा ना हो, आप इधर इस्तीफा दें और उधर आपकी पार्टी टूट जाए और बहुमत जुगाड़ करने की दिशा में बढ़ते हुए कदम हमारे थम जाएं, तो फिर गद्दी कैसे मिलेगी।
और दिल्ली में फिर धड़कनें बढ़ती हुई बैठकों का दौर शुरू होता है। एक एक करके बीजेपी के नेताओं को, जो बिहार के हैं, वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या सुशील मोदी हो, वो चाहे बीजेपी के साथ खड़े गठबंधन के साथी ही क्यों ना हो, उनसे भी बुलाकर पूछा जाता है नीतीश माइनस और नीतीश प्लस दोनों के फायदे और नुकसान को बतला दीजिए। अपने बूते सत्ता में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। और अगला सवाल पूछा जाता है नीतीश कुमार की पार्टी कहीं टूट तो नहीं जाएगी, क्योंकि जिस तीखे तेवर के साथ बीजेपी और संघ के खिलाफ आरजेडी स्टैंड लिए हुए है और राहुल गांधी लगातार बीजेपी और आरएसएस को काउंटर करते हुए, निशाना साधते हुए राजनीति को साध रहे हैं, जानते समझते हुए कि 2 दिनों के बाद बिहार में नजर आने वाले हैं राहुल गांधी, तब वहां की राजनीति और गर्म होगी। तो ऐसे में बताइए, नीतीश का साथ होना या नीतीश माइनस होना, जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी? इन 2 सवालों के चक्र में बीजेपी के नेता ही उलझ जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि कैसे कह दें कि जीत मिल जाएगी, क्योंकि बिहार का राजनीतिक मिजाज इस दौर में बदलने लगा है, हवा कुछ और बहने लगी है। तब अगला सवाल उठता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है नीतीश बाबू को समझा दिया जाए, आपकी पार्टी टूटेगी तो हम व्यवस्था करते हैं, कांग्रेस को तोड़ देंगे, उससे पहले आप पुलिस प्रशासन अपने हाथ में ले लीजिए। तो एक झटके में पटना के भीतर हरकत शुरू होती है और पटना का डीएम बदल जाता है। न सिर्फ पटना का डीएम, बल्कि हर उस संवेदनशील जगह के डीएम एसपी को तबादले की दृष्टि से और परिवर्तन की दृष्टि से और अपने साथ खड़े होने के निर्देश के साथ एक के बाद एक पन्ने जारी होने लगते हैं। धड़कनें दिल्ली की बढ़ी है, हलचल पटना में मची है, राजनीतिक तौर पर निशाने पर कांग्रेस आ गई। लेकिन इन 3 चक्रव्यूह के बाद एक चौथा चक्रव्यूह लालू यादव का है। लालू यादव इस हकीकत को जानते हैं कि बिहार में अब एक के बाद एक, इस बरस भी चुनाव और अगले बरस तो राज्यों के चुनाव। ऐसे में बहुत कम वक्त है, किसी को भी लाभ होगा तो अधिक से अधिक 1 साल का होगा एमएलए के तौर पर। लेकिन दूसरी तरफ जो सांसद हैं, उनके पास तो जगह स्पेस बचा ही नहीं है। तो राजनीतिक तौर पर बिहार के भीतर कौन उम्मीदवार होगा, कौन नहीं होगा, बीजेपी में अगला उम्मीदवार कौन होगा, यह तो कोई नहीं जानता है, क्योंकि दिल्ली जिस रास्ते निकल पड़ी है उसमें उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वह किसे भी आश्रय दे। उसकी पहली जरूरत सत्ता पाना है। अगला सवाल जेडीयू के साथ है। तो जेडीयू के सांसदों के लिए क्या नीतीश कुमार राज्य की सत्ता गंवाने को तैयार है? यह चक्रव्यूह का दूसरा हिस्सा निकल कर आता है लालू यादव की उस राजनीति के तहत, जहां पर वह जेडीयू के विधायकों को इस बात का अंदेशा देने से कतराते नहीं है कि राज्य में रहिएगा तब ना आगे देखिएगा, और जब राज्य में सत्ता ही नहीं रहेगी तो किसके भरोसे रहिएगा? ना ये मिलेगा ना वो मिलेगा, और सामने बीजेपी खड़ी होगी तो समूची राजनीति आपकी एक झटके में ना सिर्फ सिमट जाएगी, बल्कि हाल और बदतर यूपी से कहीं ज्यादा हो जाएंगे, जो हाल अखिलेश यादव और मायावती का हो गया। और यहीं पर एक झटका या एक दरवाजे की खटखट जीतन राम मांझी के दरवाजे पर भी होती है। और सवाल यह उठता है, जैसे ही नीतीश कुमार इस्तीफा दें, वैसे ही एक झटके में हम यानी अवामी मोर्चा जो है वह एक झटके में निकलकर साथ खड़े हो जाए लालू यादव के। वोटों के राजनीतिक समीकरण, खासतौर से जातीय जनगणना के बाद की स्थिति, और इन 2 परिस्थितियों के बीच क्या जनता दल यूनाइटेड टूटने जा रही, और असल खेल राहुल गांधी दूसरी तरफ जब निकलने को तैयार हैं तो उनकी बातचीत और संवाद आरजेडी के साथ है। नीतीश की लाइन कट चुकी है, क्योंकि अब ममता और टीएमसी भी कहने को तैयार है कि तेजस्वी कहीं ज्यादा कद्दावर नेता के तौर पर बड़े होंगे। यानी राजनीतिक चाल जो लालू यादव चलने को तैयार हैं, जिसमें नीतीश की आधी पार्टी उनके साथ आकर खड़े हो जाए, क्योंकि सभी को राज्य की सत्ता चाहिए, और नीतीश के साथ खड़े होने का मतलब है कि बीजेपी के हाथों में सत्ता क्या सौंपी जा रही है। यहां पर इस चक्रव्यूह का एक अलग हिस्सा निकल कर आता है, जो अगली बैठक में नजर आया देर शाम के वक्त जेडीयू की बैठक में, कि कुछ भी हो जाए बीजेपी को 2024 जीतना है।
और सबको पता है कि 2025 के चुनाव में बीजेपी अगर 2024 का चुनाव जीत जाती है तो 2025 के चुनाव में वह जीत सकती है। लेकिन अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी के सामने रुकावट बिहार है तो ऐसे में उससे जो कहिएगा मानेंगे और 2025 की सत्ता वह दोबारा से नीतीश कुमार को देने को तैयार हो जाएगी। क्या सब कुछ इस चक्रव्यूह के भीतर इतना आसान है? और यहीं से अगला सवाल तेजस्वी का निकलता है। तेजस्वी जिस खामोशी के साथ, चाहे वो गांधी मैदान हो चाहे राजभवन हो, उनकी खामोशी और राजभवन में ना पहुंचना, राजभवन की कुर्सी पर लगे हुए उनके नाम के पन्ने को फाड़कर अशोक चौधरी का नीतीश के बगल में बैठ जाना, यह परिस्थिति बतलाती है कि सवाल खटपट का नहीं है। सवाल इस बात को दिखाने का है कि हम राजनीतिक तौर पर आपसे न सिर्फ दूर हो चले हैं, बल्कि जिस राजनीतिक नफरत का जिक्र बिहार की राजनीति में होता था, अब उस दिशा में वही इंडिया के दो प्लेयर बढ़ चुके हैं जिन प्लेयर को आपस में रहना था, लेकिन अब अपनी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की लड़ाई में दोनों छिटक रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस दौर में कोई साफगोई के साथ आकर कह नहीं रहा है। आरजेडी कहती है वक्त दे रहे हैं, बताइए क्या होगा। दूसरी तरफ जेडीयू कहती है हम लोग फ्रंट पर बैटिंग करने वाले लोग हैं, हम पीछे से कुछ नहीं करते हैं। और इन सब के बीच बढ़ी हुई दिल्ली की धड़कनें बहुत साफ तौर पर है, इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहती है। इस चक्रव्यूह के भीतर का प्रवेश बहुत साफ है। अब सवाल है उसके बाहर निकलें कैसे। निकालना और निकलना नीतीश कुमार को है। नीतीश कुमार अगर इस्तीफा देते हैं एक झटके में, उसी वक्त अगर जीतन राम मांझी पाला बदलते हैं, उसी वक्त अगर जनता दल यूनाइटेड टूटती है, उसी वक्त अगर कांग्रेस के विधायकों की तोड़ का जिक्र बीजेपी पैसे के साथ या एजेंसियों के साथ निकल पड़ती है ऑपरेशन लोटस के चक्कर में, ये तमाम परिस्थितियां चक्रव्यूह को और ज्यादा मुश्किल बना देती है। राजनीतिक तौर पर यह स्थिति बिहार के भीतर किस लिए आई, क्यों आई, कैसे आ गई और अब कौन सी परिस्थिति है, उसमें एक बार आपको फिर इस चक्रव्यूह के शुरुआत में लौटना पड़ेगा। मसला नीतीश कुमार का नहीं है, मसला लालू यादव का नहीं है। यह शुरुआत बीजेपी के भीतर के उस खेल की है जिसमें बीजेपी अपने तौर पर ठसक के साथ, मोहर के साथ जीत की गारंटी 2024 के चुनाव को लेकर चाहती है। और जिले दर जिले संघ के स्वयंसेवकों की रिपोर्ट और बीजेपी की अपनी रिपोर्ट यह बता देती है कि दरअसल बीजेपी को बिहार में जबरदस्त घाटा होने वाला है। राजनीतिक तौर पर बीजेपी इसे बर्दाश्त इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि ऐसी ही रिपोर्ट महाराष्ट्र से भी निकल कर आती है, जहां पर वहां का वोटर संवेदनशील है उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर, वह एकनाथ शिंदे के साथ खड़ा हुआ नहीं है। कुछ ऐसी ही रिपोर्ट बंगाल के भीतर निकल कर आती है क्योंकि जिन इलाकों में कांग्रेस की न्याय यात्रा को जाना है या राहुल गांधी को जाना है, वहां पर और वहां के मुस्लिमों की बड़ी तादाद इस दौर में विकल्प खोज रही है दिल्ली का, वो पश्चिम बंगाल नहीं देख रही है। तो ऐसे में बंगाल की राजनीति को साधने के लिए या फिर ममता बनर्जी को अपने राजनीतिक दायरे में बांधने के लिए दिल्ली की धड़कनें बंगाल को भी देखती है और एक झटके में न्याय यात्रा का रास्ता रोक दिया जाता है, उन्हें इजाजत नहीं दी जाती है। जिन रास्तों को रोका गया, जिस प्रभाव क्षेत्र में बंगाल आता है, वहां की 8 सीटों पर जो मुस्लिम वोटर की तादाद है वो अगर कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाती है तो 2 सीट पर बीजेपी और 6 सीट पर ममता बनर्जी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। और यह मैसेज 2024 में अगर चला गया कि राज्य के भीतर कांग्रेस की एंट्री हो गई है, तो फिर दिल्ली की धड़कन ममता को भी समझाने से घबराती नहीं है और उनकी अपनी राजनीतिक से को बरकरार रखने के लिए बतलाती है क्यों जरूरी है कांग्रेस को बांधना। अब आपके जहन में एक सवाल बड़ा हो चला होगा, क्या वाकई कांग्रेस इतनी प्रभावी हो चली है? क्या वाकई राहुल गांधी की न्याय यात्रा कोई निर्णायक परिस्थिति इस देश में पैदा कर देगी?
क्या इस स्थिति में कांग्रेस आ रही है जहां पर वो अपने पारंपरिक पुराने वोट बैंक को साथ खड़ा कर दे? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस बहुत ही ढिलमुल पार्टी है, बहुत कमजोर पार्टी है। उसका संगठनिक चेहरा राहुल गांधी के इर्द गिर्द सिमटा रहता है और इस दौर में न्याय यात्रा के जरिए भी जिस स्थिति को असम के बाहर निकाला गया, उसमें कोई बहुत बड़ा लाभ कांग्रेस अपनी राजनीति से नहीं साध पाएगी। लेकिन सवाल तो वोटरों का है। वोटर नहीं देख पा रहा है कि वो कांग्रेस के पक्ष में है या नहीं है, लेकिन वह समझ पा रहा है कि अगर दिल्ली की सत्ता को डिगाना है तो फिर छत्रपों के साथ उस रूप में खड़े नहीं होना होगा जहां पर एक राष्ट्रीय पार्टी की मौजूदगी होगी, यानी बीजेपी के विकल्प के तौर पर वो ममता के साथ खड़ा हो जाए या फिर नीतीश के साथ खड़ा हो जाए। यह संभव नहीं है। एक वक्त ममता भी एनडीए की साथी रह चुकी है और लंबे वक्त तक नीतीश भी रह चुके हैं। आप कहेंगे यह स्थिति तो उद्धव ठाकरे के साथ भी रही। यह भी सही है, लेकिन उद्धव ठाकरे को पूरे तरीके से परिवार के तौर पर तहस नहस करने का बीड़ा गुजरातियों ने उठाया और गुजरात से निकले तमाम बिजनेसमैन ने पैसा बीजेपी पर लगाया और मुंबई के भीतर बीजेपी कब्जे में रहे और बीजेपी का कब्जा बरकरार रहे। ऐसी परिस्थिति लाने के लिए वो तमाम व्यापारी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और जो भी कॉरपोरेट नजर आते हैं जो गुजरात से निकलते हैं और उनका पहला पड़ाव जो होता है मुंबई होता है और वहीं पर उनका हेडक्वार्टर होता है। वहां पर वह किसी से वसूली के तौर पर कुछ देना नहीं चाहते थे और मुंबई के भीतर गुजरातियों का कब्जा रहे, इसको वो चाहते थे और इसीलिए शिवसेना के भीतर एक लकीर नहीं खींची गई बल्कि उसे तहस नहस किया गया। यह पहुंच और पकड़ शरद पवार की भी रही है। शरद पवार को भी इसीलिए तोड़ा गया, इसीलिए वहां पर भी एक मोटी लकीर खींच दी गई। यह मैसेज बहुत साफ है कि अगर बिहार के भीतर नीतीश कुमार इंडिया के साथ रहे और इंडिया का परसेप्शन बना रहे और कांग्रेस इस स्थिति में लगातार चलती रहे कि दरअसल एक तरफ बीजेपी आरएसएस है और दूसरी तरफ इंडिया है, तो यह मैसेज उन वोटरों के लिए बल देने वाला है। उन वोटरों को बल देगा जो वोटर दिल्ली की सत्ता में परिवर्तन देखते हैं और उसमें चाहे अनचाहे इस देश के भीतर में वो युवा तबका हो, वो महिलाओं का एक तबका हो, वो दलितों का तबका हो, वह अपने तौर पर इस देश के भीतर चाहे तो बीजेपी और आरएसएस की सोच से इतर सोच रहा हो और एक बड़े मुश्किल हालात के भीतर उस इकोनॉमी को समझ रहा हो जो इसके हाथ से निकल चुकी है। वो चाहे रेहड़ी वाला हो, चाहे ऑटो चलाने वाला हो, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे चाय बनाने वाला हो, वह किसी भी क्षेत्र विशेष का हो सकता है, क्योंकि डिग्रीधारियों की फौज के सामने तो मुश्किल है कि रोजगार है नहीं और सरकार खुल्लम खुल्ला कहने से कतरा नहीं रही है कि मुद्रा योजना का विकल्प तो कुछ भी नहीं और मुद्रा योजना ने तो हर किसी को नौकरी देने वाला बना दिया। यानी हमने नौकरी दी या नहीं दी वो मत देखिए, हमने इतना पैसा दे दिया कि अब आप खुद ही अपना धंधा खड़ा करें और दूसरों को नौकरी दे। जबकि स्थिति इस देश के भीतर में यह रही कि एमएसएमई ही उसके हजारों शाखाएं बंद हो गई। एमएसएमई के साथ जुड़े हुए छोटे और मध्यम उद्योग इस दौर में शटर डाउन हो गया। इस दौर में जो नई नई छोटे छोटे इंडस्ट्री अपने तौर पर खड़े होते थे, उनके सामने जो स्टार्टअप के तौर पर जिनकी पहचान थी, उनके सामने कैश क्राइसिस कुछ ऐसा आके खड़ा हुआ कि अब वह भी बंद होने की स्थिति में रहे। कुछ पनपे हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन कितने बंद हुए और कितनी नौकरियां चली गई यह करोड़ों में है। यह परिस्थिति अगर जागेगी तो वोटर क्या करेगा? वोटर कभी भी किसे चुनकर लाना है यह नहीं देखता है और संयोग से भारत की राजनीति में इस दौर में वोटर के जहन में दो ही सवाल हैं, या तो मोदी को जिताना है या नहीं जीतने देना है। इसमें कोई इंडिया की जीत, कांग्रेस की जीत, राहुल गांधी का आना कोई मायने नहीं रखता है। और यह राजनीति और यह राजनीतिक ट्रेनिंग बंगाल के भीतर भी रही है, बिहार में भी रही है, उत्तर प्रदेश में भी रही है और घबराहट इसी बात को लेकर इस दौर में बड़ी हो चली है। इसीलिए पटना के भीतर के राजनीतिक घटनाक्रम दिल्ली की धड़कनों को बढ़ाने लगे हैं। उनके भीतर एक सवाल है, अगर बिहार की राजनीति में उसने सेंध लगा दिया तो फिर इंडिया में सेंध लग गया।
उसीलिए मैसेज बहुत साफ है और अपने तौर पर है। क्यों नीतीश कुमार को लेकर नहीं बल्कि टीएमसी तेजस्वी यादव को लेकर कमेंट करती है, आरजेडी को लेकर कमेंट करती है। लेकिन एक बात और है, इस दौर में जो अखिलेश यादव का वोट बैंक हो, जो आरजेडी का वोट बैंक हो, वह कांग्रेस को झटका देकर अपने वोट बैंक को बरकरार रखना उनके लिए मुश्किल होगा, खास तौर से माइनॉरिटीज का। और इसीलिए ममता बनर्जी सीटों का तालमेल करें या ना करें, लेकिन कई बार यह कहने से कतराती नहीं है कि हम इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं। यानी इस दौर में कांग्रेस चाहे अनचाहे एक ताकत के तौर पर इसलिए है क्योंकि दिल्ली की राजनीतिक सत्ता को लेकर 2024 का चुनाव है और उसमें बंगाल के छत्रप के तौर पर ममता अपनी राजनीति साधे या नीतीश कुमार बिहार में अपनी राजनीति साधे, वह बहुत मायने इसलिए नहीं रखता है क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक सौदेबाजी दिल्ली की धड़कनों के साथ है। और इसी प्रक्रिया में बिहार की राजनीति में लालू यादव जिस नई लकीर को खींचना चाहते हैं, वो खुले तौर पर इस बात का एहसास करा रही है कि देखिए नीतीश कुमार उस बीजेपी के साथ हैं जिस बीजेपी के खिलाफ इंडिया को खड़ा किया गया, उस नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं इंडिया जिस नरेंद्र मोदी के साथ हो सकता है बेतिया में जो रैली होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें स्वागत करते हुए और एक ही बड़ी माला के बीच में नीतीश और नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ नजर आए। इस चक्रव्यूह के भीतर से निकलने की परिस्थिति तभी पैदा होगी जब नीतीश इस्तीफा देंगे। इससे हटकर दूसरा कोई रास्ता है नहीं। और जैसे ही वो इस्तीफा देंगे, 3 घटनाक्रम बड़ी तेजी से घटित होगी। एक तरफ आरजेडी की ताकत, दूसरी तरफ दिल्ली का अपने हाथ में सब कुछ लेने की प्रक्रिया, और तीसरी तरफ नीतीश का अपने राजनीतिक सौदेबाजी के दायरे में अपने तमाम विधायक सांसदों के साथ खड़े होकर बीजेपी के ऊपर अपने सौदेबाजी को थोपने का प्रचार प्रसार करना। कौन टिकेगा, कैसे टिकेगा, क्योंकि घेराबंदी बड़ी तीखी हो चली है। राजनीतिक तौर पर वो घटनाक्रम एक के बाद एक नजर आ रहा है। आखिरी मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है, जो होना है 24 घंटे के भीतर होना है। मैसेज बहुत साफ है, इस 24 घंटे के भीतर ही बिहार के राजनीतिक भविष्य की धारा को भी तय होना है। और इसी 24 घंटे के भीतर में जिस ताकत का एहसास नैरेटिव के जरिए बीजेपी और मोदी मंदिर के बात करवा रहे हैं देश को 400 पार, वो 272 के नीचे होगा या नहीं होगा, इसकी भी एक लकीर आपको खींची हुई दिखाई दे जाएगी। इंतजार कीजिए, सिर्फ 24 घंटे के भीतर ये तमाम परिस्थितियां सामने आने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।